वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन ऑन इनफर्टिलिटी। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि मेल में क्या क्या कॉमन कॉज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और वो कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इनफर्टाइल कपल को उन केसेस में, ताकि वो कंसीव कर सकें चाइल्ड को। ये चीज़ हमने देखा। एक और छोटा सा बात मैं यहाँ पर शुरू में ही कर दूँ। मैंने आपसे कहा था कि कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि नेदर द मेल नॉर द फीमेल इज़ एट फॉल्ट येट द कपल इज़ इनफर्टाइल। सो इनफर्टाइल हो सकता है कपल, इसके बावजूद कि ना तो मेल में ना फीमेल में क्या है, कोई प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात याद कीजिए जो मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि ओव्यूलेशन के बाद में एक बहुत नैरो विंडो है जिसके अंदर जो एग है वो स्पर्म के द्वारा क्या हो जाना चाहिए, फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। और इस विंडो को हमने कहा था कि ये 18 घंटे के आसपास है, मैक्सिमम 24 आवर्स। सो एग वंस रिलीज्ड मस्ट बी फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स रिलीज। सो एक सिंपल कॉज इनफर्टिलिटी का ये भी हो सकता है कि एग और स्पर्म सेम टाइम पर फेलोपियन ट्यूब आप याद कीजिए वॉज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक बड़ी सिंपल, कुछ बहुत सिंपल चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक इनफर्टाइल कपल को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ द फीमेल इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, लेट अस सी व्हाट कैन बी द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल वुड बी ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। और इन फेलोपियन ट्यूब्स को आप एक और नाम से जानते हैं, अगर आपको याद आ रहा है, ओविडक्ट। एंड प्लीज रिमेंबर द फेलोपियन ट्यूब्स आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी के बारे में देखिए कि ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, यहाँ पर आपने कहा इंटरनल ऑस, सर्विक्स, एक्सटर्नल ऑस एंड दी वेजाइनम, और यहाँ पर आपका होगा ओवरीज। ये वो है जिसे मैंने कहा फेलोपियन ट्यूब या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप ये देखें कि फेलोपियन ट्यूब आर कंटिन्यूअस विद द कैविटी ऑफ द यूट्रस विच इज़ कंटिन्यूअस विद द कैविटी ऑफ द सर्विक्स विच इज़ कंटिन्यूअस विद द कैविटी ऑफ द वेजाइनम। सो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूम है, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूम है, एक पार्ट दूसरे से क्या है, कंटिन्यूड है। सो इसीलिए फीमेल में अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का, अगर कोई भी इन्फेक्शन वो असेंड कर सकता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर असेंड कर सकता है, फेलोपियन ट्यूब में। कोई भी लोअर डाउन इन्फेक्शन आपका कहाँ पहुँच सकता है, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वर्चुअली एक कंटिन्यूम है और दोनों सारे पार्ट एक दूसरे के साथ में क्या है, कंटिन्यूड है। सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के सेकेंडरी क्या हो सकता है, दैट द इन्फेक्शंस कैन रीच द फेलोपियन ट्यूब और वहाँ पर दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्कार टिश्यू एंड व्हाट कैन हैपन, दिस कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और जनरली ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैसी होती है, बाइलैटरल होती है। सो हमने कहा कि फीमेल में इनफर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। और हमने ये देखा कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सेकेंडरी टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आप ये देखेंगे कि जनरली जो ब्लॉकेज होगी फेलोपियन ट्यूब की वो बाइलैटरल होगी। एक चीज़ हमने और डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि ये जो फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, इसमें अगर मैं ट्यूबोप्लास्टी करने की कोशिश करूं, प्लास्टिक सर्जन इसको खोलने की कोशिश करे, हालांकि टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हो गई हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड क्या आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिवर्सल होता है वो बहुत पुअर है। यहाँ पर इनकी पेटेंसी को खोलना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, लेकिन इस पेटेंसी को खोलना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसीलिए सर्जिकल प्रोसेसेस काफ़ी क्या हो सकते हैं, होपलेस हो सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में। और ये एक कपल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बाइलैटरल फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से क्या है, इनफर्टिलिटी है। सो आप इस फेलोपियन ट्यूब को नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पेटेंट नहीं कर पाएंगे, इसको खोल नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खोल भी दिया तो बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग इनटू द अननेसेसरी डिटेल्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट बाइलैटरल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बेसिकली सर्जिकल उतना ज़्यादा इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑक्लूड हो गई है और स्पर्म कहाँ नहीं पहुँच पाएगा या ओवम कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे, जहाँ पर क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है। और इसीलिए बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बाकी सब चीज़ें फीमेल में ठीक है। फीमेल हैज़ अ हेल्दी यूट्रस,
फीमेल हैज़ अ गुड वर्किंग ओवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, मेल बिल्कुल ठीक है। बस प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में, कि ये ब्लॉक हो गई है और आप इसे खोल नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि इस कपल की प्रॉब्लम क्या है और आपको इनको एक क्या प्रोवाइड करनी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनको मदद करने के लिए आपने एक ART बतानी है जिसकी मदद से ये बच्चे को क्या कर पाएँ, कंसीव कर पाएँ। आई होप वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड द टास्क अहेड ऑफ अस। सबसे पहली बात तो ये है कि हाउ डू आई डायग्नोस, तो मैं डायग्नोस कैसे करूं कि ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉकेज है। तो डायग्नोस मैं करना चाहूँगा किसी नॉन इन्वेजिव टेक्निक से। सो नॉन इन्वेजिव टेक्निक से मैं क्या करना चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा कि फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है कि नहीं है, और मैं एक फ्लोरोस्कोपी टाइप का एक टेस्ट करना चाहूँगा और इस टेस्ट को हम कहेंगे HSG। HSG, हिस्टेरो शब्द जहाँ भी आ जाए उसका मतलब समझ लीजिएगा कि हिस्टेरो शब्द का मतलब होता है यूट्रस। तो हिस्टेरेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टेरो साल्पिंजो, साल्पिंजो शब्द किसके लिए होगा, फैलोपियन ट्यूब के लिए। सो हिस्टेरो साल्पिंजोग्राफी, इस टेस्ट को हम कहते हैं HSG। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और हम फ्लोरोस्कोपी से ये देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है कि नहीं है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आप एक डाई लेंगे, रेडियो ओपेक डाई लेंगे और उसको एक कैनुला में भर के उस डाई को पुश करेंगे यूट्रस में, और वो डाई यहाँ से जा कर के आपको यहाँ इस एंड से, ये जो एंड है जिसे आप फिम्ब्रिए कहते हैं फैलोपियन ट्यूब पे, इसमें फ्री स्पिल आपको दिखाई देना चाहिए। अगर फ्रीली स्पिल हो रही है एब्डोमिनल कैविटी में जब आप फ्लोरोस्कोपी से देख रहे हैं रेडियो ओपेक डाई, तो इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक्ड है। और अगर आप ये देखें कि एक पर्टिकुलर जगह तो फ्री स्पिल हो रही है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, डाई नहीं जा रही है, तो इसका मतलब उस साइड की फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक्ड है। और अगर दोनों तरफ अगर आपको डाई की स्पिल नहीं दिख रही है तो इसका मतलब बाईलैटरल ब्लॉकेज ऑफ क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। मैं आपको एक फ्लोरोस्कोपी का एक दिखाता हूँ इमेज और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कैसे करते हैं। अगर आप इधर देखें तो ये यूट्रस है, आपने एक कैनुला लिया, इस कैनुला से रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करी, आप देख रहे हैं यूट्रस को फिल कर रहा है और इस चीज़ को आप कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स, इनको आप कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब। और आपको जो फ्री स्पिल दिखाई दे रहा है कंट्रास्ट का फ्रॉम द पेटेंट ट्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि पेटेंट ट्यूब क्या है, ये ट्यूब क्या है, पेटेंट है। और यहाँ से बड़ी आसानी से क्या चीज़ बाहर निकल रही है, फ्लोरोस्कोपी की डाई बाहर निकल रही है। तो आपको ये पता चल गया कि इस तरफ की फैलोपियन ट्यूब क्या है, पेटेंट है। बहुत आसानी से मुझे समझ में आ गया कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है कि फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है। टेस्ट का नाम क्या है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। बोरिंग रिपीटिशन में आपको बता रहा हूँ, फ्लोरोस्कोपी आप करते हैं, ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। आपने इसके लिए शरीर के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट को एंटर नहीं कराया है और आपने एक रेडियो ओपेक डाई की फ्री स्पिल देखी है from the ends of the fallopian tube, and that free spills will actually decide कि whether the fallopian tube on either side or on both sides are patent or not. अब हमने ये डायग्नोज कर लिया कि किसी लेडी की अनफॉर्चुनेटली दोनों फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक्ड है। बेसिकली मेल इज़ ओके, द मेल पार्टनर इज़ ओके। फिर मैं आपको याद दे रहा हूँ, इस फीमेल की ओवरीज आर ओके। हमने ये भी आपको ये बता दिया कि इसका यूट्रस भी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बिल्कुल क्या है, ठीक है। बस प्रॉब्लम है कि दिस लेडी इज़ अनेबल टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर द ओवम। दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। यहाँ पर जो आप ART करेंगे वो ART बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू विल एडवाइज व्हाट इज़ कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। यू विल एडवाइज व्हाट इज़ कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम होता है उसमें आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब ये है कि एक तो होगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। जब भी शब्द आ जाए इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर। इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में फर्टिलाइजेशन कैसी है? इन विट्रो मतलब आप बॉडी के बाहर एक ट्यूब में क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इसके बाद में एम्ब्रियो की इज इन वीवो। इन वीवो मतलब इसी फीमेल के यूट्रस में क्या होगा, आप इसको क्या कराएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे। सो दिस आई होप इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो हम जो बताने जा रहे हैं वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने कहा कि हम एक स्टेप करेंगे जिसे हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन डेवलपमेंट इसी फीमेल के अंदर इन वीवो होगा। So fertilization outside, development inside the body. These are the cornerstones of the questions that are normally asked on the test tube baby program. Now the technique was pioneered by Steptoe and Edwards. इंग्लैंड के साइंटिस्ट्स, हमने ये कहा इनका दोनों का नाम आप याद रखिएगा, स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप ये ध्यान दीजिए, 2010 मोस्ट लाइकली 2010 का नोबेल प्राइज़ इनमें से किसी एक को मिला है फॉर दिस टेक्निक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क फॉर यू। आप जाइए नेट पे सर्च कीजिए कि स्टेप्टो या एडवर्ड्स में से किसको नोबेल प्राइज़ मिला है इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए। सो स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स, इन्होंने इसको टेक्निक को पायनियर किया था। ये टेक्निक पायनियर हुई थी इंग्लैंड में, और आप शायद जानते होंगे कि अ वेरी फेमस नेम लूसी ब्राउन। लूसी ब्राउन वाज द फर्स्ट बेबी दैट वाज बॉर्न ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और तब से अब तक मिलियंस ऑफ बेबीज हैव बीन कंसीव्ड विद द help of test tube baby programs. It has pioneered, it has ushered a new revolution for the infertile couple. इसने बहुत से infertile couple को क्या किया है, मदद किया है। पहला जो थी वो दैट वाज लूसी ब्राउन और स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, याद रखिएगा उसको करने के लिए। अब हम देखते हैं what are the steps of टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीपल ओव्यूलेशन। सो यू इंड्यूस हाइपर ओव्यूलेशन। नॉर्मली आप जानते हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सिंगल ओवम रिलीज करता है, एक बार इस तरफ की ओवरी, एक बार इस तरफ की ओवरी। हालांकि ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, लेकिन जनरल टेंडेंसी यही है कि एक बार इस तरफ की ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगी, एक बार इस तरह, और एक साइकिल में एक सिंगल ओवम प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले आप ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे, ताकि आप मल्टीपल ओवम की क्या कराएं, डेवलपमेंट कराएं। और इस तरह का करने के लिए आप यूज़ करेंगे FSH एनालॉग। सो आपने क्या यूज़ करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक एनालॉग यूज़ करना है। आप सबसे पहले स्टेप में ओवरी को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ताकि उसमें एक से ज़्यादा फॉलिकल क्या हो, डेवलप हो। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक ड्रग मैं आपको बता दूं, इस ड्रग का नाम है क्लोमीफेन साइट्रेट। ये ड्रग भी इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ अ स्टीरॉयड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरी टू इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन ओवम। सो आपने ये ड्रग देनी शुरू करी लेडी को, और इसकी वजह से उसकी जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवरी में फॉलिकल्स हैं, उनमें से एक से ज़्यादा फॉलिकल ने आपने देखा कि मल्टीपल फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था डोमिनेंट फॉलिकल वो होता है जिस पे FSH के रिसेप्टर होते हैं। तो आपने FSH एनालॉग को क्या किया है, इस्तेमाल किया है, क्लोमीफेन साइट्रेट, और इसकी ओवरी में एक से ज़्यादा फॉलिकल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। And development of the follicles will be scrutinized by serial ultrasound. The female will be asked to come periodically to the outpatient department, और उसका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ओवरी में, ये देखने के लिए कि ये डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसा हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में देखा था कि जो डेवलप्ड फॉलिकल है वो 22 से 25 mm का होता है। सो सीरियल अल्ट्रासाउंड जब करता रहेगा डॉक्टर, तो उसको पता लगेगा कि फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, और वो मैच्योर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया है कि नहीं बन गया है, आपको साइज से पता चल जाएगा। ताकि उसके बाद हम दूसरे स्टेप को करें। वो दूसरा स्टेप है टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन। द सेकेंड स्टेप वुड बी टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन। अब आप जानते हैं ओव्यूलेशन नेचुरल सर्कमस्टांसिस में अकर्स बिकॉज ऑफ अ सर्ज ऑफ अ गोनाडोट्रोपिन, एंड दिस गोनाडोट्रोपिन इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH। सो मिड साइकिल में करीब करीब LH सर्ज की वजह से हमने देखा था कि क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और यहाँ पर क्योंकि LH ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वी यूज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज HCG। अगर आपको याद आ रहा है रिप्रोडक्शन चैप्टर से, तो HCG के बड़े सिमिलर एक्शंस होते हैं LH की तरह,
हालांकि इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक नहीं होता। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपने क्या लगाया, HCG लगाया, क्या कंट्रोल करने के लिए, ओव्यूलेशन। HCG के इंजेक्शन के बाद में करीब 30 घंटे में ओव्यूलेशन होना चाहिए। सो दिस इज़ अ रफ थिंग। सो आपने बेटे टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी। आपने बीच में क्या दिया, जब आपने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया है तो आपने क्या लगाया, HCG। आपने इस लेडी को क्या किया, एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में जो तीसरा स्टेप होगा दैट विल बी ओवा रिट्रीवल। अब आप क्या करेंगे, आप ट्रांस वेजाइनली, वेजाइना की वॉल के थ्रू जाएंगे एक नीडल से और कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी में, और सक कर लेंगे मल्टीपल ओवा को जो कि डेवलप हो रहे हैं। आप जानते हैं मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होंगे, आप ओवरी के सरफेस को स्टिमुलेट करके उसमें से सक कर लेंगे क्या चीज़, ओवा को। इस ओवा के कलेक्शन को मैं क्या कह रहा हूँ, ओवा रिट्रीवल। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ डन बाय पासिंग अ नीडल ट्रांस वेजाइनली थ्रू द वॉल ऑफ द वेजाइनम। वेजाइनम के थ्रू एक नीडल को पहुँचा करके ओवरी से आपने क्या कर दिया है, ओवा को रिट्रीव किया है, और इन ओवा को आपने रख दिया है एक कल्चर मीडियम में। एक कल्चर मीडियम में आपने ओवा को क्या कर दिया, सारे ओवा को प्लेस कर दिया। सो अब तक हमने क्या किया है, हमने मल्टीपल ओव्यूलेशन इंड्यूस किया, हमने टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन को कंट्रोल किया, और हमने ओवा को क्या किया, रिट्रीव किया। इस तरफ दूसरी तरफ हमने क्या किया है, हस्बैंड इज ओके, आपने उसके सीमन को कलेक्ट करके उसमें से क्या बाहर निकाले हैं, स्पर्म्स, और इन स्पर्म्स को आपने क्या किया है, आपने प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि आपने इनको कैपेसिटेशन वाला काम करा दिया है, इनके सरफेस से क्या हटा दिए हैं, इनहिबिटर्स हटा दिए हैं। सो नाउ यू हैव इन कल्चर मीडिया अवेलेबल द ओवा एंड यू हैव द प्रोसेस्ड स्पर्म विच शो विग्रस मोटिलिटी, जो कि विग्रस क्या शो कर रहे हैं, मोटिलिटी कर रहे हैं। अब आप फोर्थ स्टेप करेंगे। इस फोर्थ स्टेप को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस फोर्थ स्टेप को हमने क्या कहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था, स्पर्म आपने यहाँ पर रखा हुआ है, आपने ओवम को कहाँ पर रखा हुआ है, कल्चर मीडियम में। आप बॉडी के बाहर क्या कराने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन। इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि इस कल्चर मीडियम में आप कराएंगे। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कराने के आपके पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप एक ओवम के पास में करीब 75,000 to 1 लाख प्रोसेस्ड स्पर्म छोड़ दीजिए। तो ये कल्चर मीडियम में आपने ओवम रखा है, इसकी विसिनिटी में आपने 75,000 to 1 लाख क्या छोड़ दिए हैं, स्पर्म छोड़ दिए हैं, और आपने इसको इंक्यूबेटर में रख दिया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और आप अब क्या होने दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन इस कल्चर मीडियम में होगा, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, इसको आप कहते हैं सब जोनल इंसेमिनेशन। सब जोनल इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि आप एक स्पर्म को उठाइए, आप जानते हैं ये oocyte है जो रिलीज हुआ होगा, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा है, और आप स्पर्म को जोना पेलुसिडा के बियॉन्ड पेरीविटलिन स्पेस में पहुंचा दीजिए। इसे आप कहते हैं सब जोनल इंसेमिनेशन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक और तरीका है आपके पास में, इसे आप कहते हैं ICSI। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आप एक स्पर्म को सीधा कहाँ पहुँचा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के, प्लाज्म के अंदर। साइट के साइटोप्लाज्म को मैं क्या कह रहा हूँ, प्लाज्म कह रहा हूँ, और आप डायरेक्टली कहाँ पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर। सो जब टेक्निक बहुत एडवांस नहीं थी तो सब जोनल इंसेमिनेशन किया जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। एक माइक्रो इंजेक्शन से आप स्पर्म को डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचा देंगे, आप कहाँ पर पहुँचा देंगे, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर। और तो इन 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, IVF अटेन कर सकते हैं। या तो 75,000 से 1 लाख स्पर्म एक ओवम के पास छोड़ दीजिए, इंक्यूबेट कीजिए, या सब जोनल इंसेमिनेशन कीजिए, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन कीजिए। सो मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो देखिए, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें मैं माइक्रो इंजेक्शन या ICSI आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि एक पिपेट है यहाँ पर, इस पिपेट से ये सेकेंडरी oocyte है जो अभी गायब हो गया, अभी वापस आएगा। ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा है, और आप इस पिपेट से इस ओवम को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, एक जगह पर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा सक्शन है, तो इसकी वजह से आपने अब इस ओवम को क्या किया है, और ये माइक्रो पिपेट है, ये माइक्रो पिपेट को आप देख रहे हैं, आपने डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्ट किया है, और अब आप यहाँ से एक स्पर्म को किसके अंदर पहुँचाएंगे, oocyte के अंदर।
सो ये पिपेट आपकी स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। सो लेट अस वॉच इट अगेन। हमने ये कहा कि ये पिपेट ने इस ऊ साइट को क्या किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या है, जोना पेलुसिडा है, और ये आपके पास एक माइक्रो पिपेट है, माइक्रो इंजेक्शन है, जिसमें आपने एक सिंगल स्पर्म रखा हुआ है। और इस सिंगल स्पर्म को, ये आप देख रहे हैं पोलर बॉडी है पेरीविटलिन स्पेस में, और ये आप इस देख रहे हैं सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस होगा। सो अब आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर आपने इंजेक्ट करना है स्पर्म को। So you can see this is penetrated and now this sperm will be injected into the cytoplasm. So this technique is called as micro injection or it is called as ICSI. इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। सो किसी भी तरह से आपने इसको किया, फिर उसके बाद में आपने क्या बना दिया, जाइगोट। अब आप इस जाइगोट को डेवलप होने दीजिए। तो जब आप जाइगोट को डेवलप होने देंगे तो वो बन जाएगा प्रो एम्ब्रियो। सो इस IVF के बाद में आपने क्या बनने दिया, प्रो एम्ब्रियो बनने दिया। और लास्ट स्टेप है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसको आप कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टेज पे जाकर के, जनरली 8 सेल से ज़्यादा की स्टेज होती है ये। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रो एम्ब्रियो को डेवलप होने देंगे। आप जानते हैं जाइगोट में क्लीवेज होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होंगे। सो एक पर्टिकुलर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर एंड दी जो भी उसके नॉर्म है, उसके हिसाब से वो एम्ब्रियो को क्या होने देगा, डेवलप होने देगा। और फिर इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर, इसी फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एक बात याद रखिएगा कि जनरली एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, जनरली हम 3 एम्ब्रियो को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक बार एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से डेवलप होकर के फेलोपियन ट्यूब से कहाँ नहीं आ रहा है, यूट्रस में नहीं आ रहा है, तो इसके चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन उतने ज़्यादा नहीं हैं। सो ये हो सकता है कि आप इतना सारा प्रोसीजर करें और सिंगल एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें तो वो क्या ना हो, इम्प्लांट ना हो। इसीलिए इस इवेंचुअलिटी को ख़त्म करने के लिए नॉर्मली 3 को किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डबलेट्स भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, मतलब ट्विंस भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। दैट इज द रिस्क दैट इज एक्सप्लेन टू द कपल एंड द रिस्क दैट दे हैव टू टेक। ये रिस्क उनको लेना पड़ता है। सो ये डेवलपमेंट अब कहाँ पर होगी, मदर के अंदर। मदर ऑब्वियसली इज गिवन एंड गुड एंटीनेटल केयर एंड नॉर्मली आप ये देखेंगे द रिजल्ट्स आर गुड। और जनरली आजकल IVF टेक्निक्स बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक फ्लो चार्ट की मदद से हम एक बारी रिकैपिचुलेट करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। हमने कहा IVF साइकिल के स्टेप क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, फिर हमने कहा था एग रिट्रीवल फ्रॉम ओवरीज, फिर हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया था, फिर हमने एम्ब्रियो को मैच्योर कराया था, और ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो टू क्या किया था, यूट्रस किया था। ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र मत कर देना। फेलोपियन ट्यूब बाइलेटरली क्या पड़ी हुई है, ब्लॉक्ड पड़ी हुई हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किस में करेंगे, यूट्रस में करेंगे। और इस चीज़ को जैसा हमने कहा, सबसे पहले मल्टीपल ओव्यूलेशन FSH एनालॉग, क्लोमिफीन साइट्रेट, सीरियल अल्ट्रासाउंड, देखिए फॉलिकल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन को कंट्रोल कीजिए HCG के साथ में। फिर आप ओवा रिट्रीवल कीजिए, मैंने आपको बताया था ट्रांसवेजाइनली थ्रू दी वॉल, आपने इसको ओवा में कहाँ पहुँचाया, कल्चर मीडियम में। फिर आप क्या कीजिए, IVF कीजिए। IVF के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ICSI का आपने क्या देखा था, वीडियो देखा था। उसके बाद में हमने कहा कि जो एम्ब्रियो बनेगा उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या हो जाने दीजिए, डेवलप हो जाने दीजिए, और फिर इस एम्ब्रियो को किस में ट्रांसफ़र कीजिए, यूट्रस में। जनरली एक नहीं, जनरली कितने करने हैं, 3, जिसमें रिस्क हो सकता है कि ट्विन या ट्रिपलेट हो जाए। दैट रिस्क द कपल हैज़ टू टेक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट 2 ऑफ दीज वीडियोज दैट वी आर टेलिंग अबाउट infertility. When I come back, I will tell you the remaining ART that we employ to help the infertile couple. Thank you.